स्वागत करता हूँ आपका एक और नई वीडियो में जो है अपना चैप्टर 3 ऑफ एनसीईआरटी क्लास 7th हिस्ट्री। चैप्टर का नाम है द दिल्ली सुल्तान्स या फिर द दिल्ली सल्तनत भी इसको बहुत लोग पढ़ते हैं अलग अलग बुक में। और हालांकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और टॉपिक भी है। मतलब कोई भी आप हिस्ट्री का बुक आप कोई भी ऑथर से प्रीफर करें एनसीईआरटी या फिर कोई भी दूसरी बुक, तो दिल्ली सल्तनत का जो चैप्टर है बहुत होता ही है उसमें। और गवर्नमेंट एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग चैप्टर भी है एक तरह से, क्योंकि मतलब बहुत सारे रूलर्स आए थे बीच बीच में। तो हम अभी आगे जाकर देखेंगे कौन से रूलर्स आए थे, कब कब आए थे, तो क्यों इतना कंफ्यूजिंग हो जाता है, वो सब आपको बताऊंगा आगे जाके। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखो फ्रेंड्स, चैप्टर 2 अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा या फिर आपने अगर पढ़ा होगा खुद से भी, तो आपको पता होगा कि चैप्टर 2 जो है वो पूरी तरह से हमको बताता है कि कैसे साउथ में जो है उस टाइम पे कावेरी डेल्टा, जो कावेरी नदी थी उसके आसपास जो बड़े बड़े साम्राज्य था उनका मतलब बसेरा था। मतलब कैसे वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नदी थी, कावेरी रिवर। तो हमको बोला गया है कि हमने यहाँ पे नोटिस किया होगा तो उस टाइम तक कि मतलब दिल्ली का जो है काफ़ी कोई मेंशन उतना था नहीं कि मतलब दिल्ली कोई एक कैपिटल है। ऐसा दिल्ली का ऐसा कैपिटल कोई मेंशन नहीं था। तो ऐसा क्यों था? देखो, दिल्ली जो है उस टाइम तक कैपिटल नहीं था क्योंकि कोई मतलब ऐसा उसको वहाँ पे इम्पोर्टेंस नहीं था। और दिल्ली जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट सिटी बनी जब वो 12th सेंचुरी में आई। तो 12th सेंचुरी में ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली का जो अपना एरिया है, दिल्ली का जो अपना स्टेट है, वो इम्पोर्टेंट हो गया। तो देखो, सबसे पहले तो हमको यहाँ पे एक हिस्ट्री उन्होंने टिपिकल सा दिया है कि देखो दिल्ली जो है सबसे पहले जो कैपिटल बना है वो कौन से किंगडम में बना है, वो है तोमर राजपूत। जो तोमर होते हैं ना, तोमर के जो होते हैं मतलब लोग होते हैं जो तोमर जो राजपूत होते हैं उनके मतलब रूल में सबसे पहली बार दिल्ली को कैपिटल बनाया गया था। तो यहाँ के काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है कि देखो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि दिल्ली जो है वो मुग़ल या फिर जो भी मतलब ये मुस्लिम रूलर्स आए थे बाहर देश से, तो उन लोगों ने दिल्ली को अपना वो बनाया था, क्या बोलते हैं, कैपिटल। ठीक है, क्योंकि वो दिल्ली जो है उनके काफ़ी पास पड़ता है अफगानिस्तान वाले एरिया से। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड, सबसे पहले जो दिल्ली को कैपिटल बनाया था वो बनाया था तोमर राजपूत ने। ठीक है, अब अगर हम यहाँ देखते हैं कि आगे हम देखें तो तोमर राजपूत के बारे में मैंने हमको छोटा सा एक वो दिया है कि मतलब एक्चुअली तोमर राजपूत का क्या इतिहास रहा था। तो देखो, तोमर राजपूत जो है वो डिफीट हो गए थे इन द मिडल ऑफ 12th सेंचुरी। मतलब 12th सेंचुरी के बीच में वो लोग डिफीट हो गए थे। और किन्होंने उनको डिफीट किया था? वो किए थे उनको चौहान्स ने। ठीक है, तो चौहान जो थे मतलब ये जिनको हम चाहमनाज भी कहते हैं, तो इन लोगों ने तोमर को डिफीट किया था, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और चौहान जो थे वो अजमेर रीजन के थे। ठीक है, जो हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि चौहान का जो रूल था वो अजमेर टू दिल्ली के बीच में पूरा फैला हुआ था। तो यहाँ आपको समझ में आया होगा कि क्यों अजमेर से दिल्ली तक उनका फैला था, क्योंकि अजमेर से वो स्टार्ट हुए थे और दिल्ली के तोमर को उन्होंने हराया था। ठीक है, तो तोमर और चौहान का जो बीच में जो एरा था, ठीक है, इसी एरा के बीच में जो है दिल्ली जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर बन गया। अब देखो, कमर्शियल सेंटर मतलब अगर आपको पता नहीं तो कमर्शियल सेंटर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब कोई भी बहुत सारे ट्रेड लेन देन बाहर से लोग आ रहे हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कमर्शियली बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो रहा था उस टाइम पे, तो इसलिए दिल्ली धीरे धीरे इंपॉर्टेंट हो रही थी। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको बोलूँ छोटे से एग्जांपल में कि अगर मैं बोलूँ कि आईटी हब, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हब कहाँ पे है अपने इंडिया में, तो आप लोग बोलोगे बेंगलोर साउथ, है ना? तो वैसे उस टाइम पे दिल्ली एक तरह से कमर्शियल हब हो चुका था। तो एक और रीज़न ये था कि देखो दिल्ली जो है वो इम्पोर्टेंट इसलिए था क्योंकि जो बहुत सारे जो जैन मर्चेंट्स थे, जो जो जैन धर्म के जो मर्चेंट्स हुआ करते थे वो इस सिटी में रहते थे दिल्ली में। ठीक है, और उन्होंने अपने बहुत सारे टेम्पल बना के रखे थे। और हमको यहाँ पे एक फन फैक्ट मिलता है कि जो कॉइन दिल्ली में बनाते थे ना, जैसे देखो सिक्के तो हर जगह चलते थे। ठीक है, मतलब जो भी रूलर है वो अपना सिक्का चलाएगा। अब देखो कॉइन जो कि दिल्ली में बनते थे उनका नाम क्या रखता था बताऊँ? उनका नाम था दिल्ली वाल। आप याद रखो कि जो कॉइन दिल्ली में बनते थे उन कॉइन्स को हम दिल्ली वाल कहते हैं या फिर कहते थे उस टाइम पे। और इनका काफ़ी ज़्यादा वाइड सर्कुलेशन था। ठीक है, अब अगर हम आगे जाएंगे तो दिल्ली का जो है कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कैपिटल में, जिससे मतलब ऑलमोस्ट पूरा सब कॉन्टिनेंट का जो मतलब है उस पर कंट्रोल चालू हो गया उसकी वजह से। ठीक है, तो वो चालू हुआ था धीरे धीरे इन द बिगिनिंग ऑफ सल्तनत एरा इन द 13th सेंचुरी। ठीक है, तो देखो 12th सेंचुरी तक, हाफ 12th सेंचुरी तक तो ऑलमोस्ट दिल्ली धीरे धीरे ग्रो कर रहा था। ठीक है, और 13th सेंचुरी तक दिल्ली एक इंपॉर्टेंट जगह बन गया था पूरे सब कॉन्टिनेंट यानी पूरे इंडिया में। ठीक है, और हमको यहाँ पे आगे बोलता है कि दिल्ली सुल्तान जो आए थे मतलब यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे सिटी बनाए थे दिल्ली वाले एरिया में। जैसे देखो आप इस मैप में देखो तो ये जो है दिल्ली वाला एरिया है, और यहाँ पे देखो उन्होंने कितने सारे अपने अपने नाम की जगह बनाए हैं। मतलब
तुगलकाबाद, आदिलाबाद, ये सब मतलब जो है मतलब कुतुब मीनार का लोकेशन यहाँ पे पड़ रहा है। तो मतलब जो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे दिल्ली से देख रहे हैं तो उनको पता चल रहा है कि एरियाज़ कौन से हैं। और बेसिकली उन्होंने बहुत सारे अलग अलग सिटीज़ बना दिए दिल्ली में, जो दिल्ली सुल्तान्स है, मतलब जो मुस्लिम रूलर्स आए थे वहाँ से। ठीक है, अगर हम नीचे जाते हैं तो हमको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मिलता है, और जो मैं बोल रहा था आपको कि कंफ्यूजिंग चीज़ है बहुत ज़्यादा, वो इसी में हमको मिलती है। कि हमको ये जो है एक्चुअली हमको याद रखना चाहिए, ये जो डायनेस्टीज़ कौन सी आई, कब थी, कब तक रही है, उसके बाद कब वो वैनिश हो गई। तो हमको थोड़ा बहुत एक हल्का सा आइडिया रहना चाहिए कि देखो, सबसे पहले जो हमारी रहती थी राजपूत डायनेस्टीज़। ठीक है, राजपूत डायनेस्टी का कब तक era चला? अर्ली 12th सेंचुरी तक। ठीक है, अब देखो राजपूत में भी कुछ अलग अलग कैटेगरीज है, एक है तोमर राजपूत और एक है चौहान राजपूत। ठीक है, अब आपको यहाँ पे इन्होंने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रूलर का नाम दिया है हर एक टाइप के कैटेगरी में, जिसके नाम से मतलब उस कैटेगरी को या फिर उस डिवीजन को काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए थे। जैसे देखो तोमर में जो थे अनंग पाल। ठीक है, ये जो थे मतलब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर थे उनके एरा के, जो कि रूल के 1130 से 1145। फिर चौहान्स में तो आपको पता ही होगा, आप में से 95% लोगों को, कि पृथ्वीराज चौहान है जिनको हम जानते हैं चौहान के नाम से। तो इनके, और यहाँ पे इनके डेथ के साथ चौहान्स का जो रूल था वो भी ख़त्म हो गया था, देखो आप 1902 से 92 तक बीच में। फिर राजपूत के बाद जो है मुस्लिम रूलर्स आ गए थे अपने पूरे कंट्री में। ऑलमोस्ट मान लो मुस्लिम रूलर्स फैल गए थे। सबसे पहले अगर आपको बोला जाए कि कौन से मुस्लिम रूलर्स, मतलब यानी कि जो कि इस्लाम रूलर्स कौन आए थे अपने कंट्री में, तो वो थे टर्किश रूलर्स। ठीक है, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, रज़िया सुल्तान आप जानते होगे नाम से, गयासुद्दीन बलबन। तो इन सब का उन्होंने टाइम दिया है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आपको याद रखना है ऑर्डर, कि सबसे पहले कौन से रूलर्स आए थे मतलब बाहर से। तो सबसे पहले तो देखो टर्किश रूलर्स आए थे, उसके बाद खलजी डायनेस्टी आया, यानी कि जलालुद्दीन खलजी, फिर अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, उसके बाद आया तुगलक डायनेस्टी, उसके बाद आया सय्यद डायनेस्टी। ठीक है, उसके बाद आया अपना लोडी डायनेस्टी, ये अपने लास्ट में थे लोडी डायनेस्टी। ठीक है, और यहाँ पे इनके कुछ इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स दिए हैं जो भी डायनेस्टी के अगर होंगे तो। ठीक है, अब अगर हम आगे जाएंगे कि दिल्ली सुल्तान से या फिर दिल्ली सल्तनत में क्या स्पेशल होता था, तो उनके ज़माने आप देखो ना, तो उनके ज़माने में बुक्स जो थे। ठीक है, जैसा कि हमने चैप्टर 1 में डिस्कस किया था कि ऑलमोस्ट 12th सेंचुरी से तो मतलब जो प्रिंटिंग थी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। क्योंकि देखो क्या रीज़न था, आपको अगर नहीं याद होगा तो मैं आपको बता देता हूँ कि उस टाइम तक पेपर का सर्कुलेशन जो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है, मतलब पेपर जो है ओवरऑल वर्ल्ड वाइड में फैल चुका था। उसके मतलब लोगों को पता चल गया था कैसे बनाते हैं पेपर, कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जो भी बड़े बड़े रूलर्स थे वो अपने बारे में बायोग्राफी लिखवाते थे, अपने भी जो भी उनके कोर्टेंट्स जो होते थे, चिफ्टन्स होते थे उनसे। ठीक है, जो भी उस टाइम पे होते थे क्रॉनिकलर्स जिनको हम बोलते हैं, तो वो लोग से लोग अपना वो लिखवाते थे, मतलब अपनी बायोग्राफी। कोई बड़ा जंग जीत गया तो कैसे उस जंग के बारे में लिखवाएंगे। ठीक है, और कुछ कुछ क्रॉनिकलर्स खुद ही लिखते थे कहीं कुछ सिटीज़ के बारे में, कोई भी घटना के बारे में। ठीक है, तो हमको सिंपली इन्होंने जो है आ, इन्होंने हमको सिंपली एक छोटा सा डिपिक्शन दिखा कि कैसे पूरा जो रेडी होता है, पूरा एक बुक जो उनके टाइम का होता था। तो बेसिकली 4 स्टेप होते थे। सबसे पहले देखो यहाँ पे हमारा जो है ए टाइप का जो फोटो है, इसमें हमको पेपर बनाते हुए दिखा रहा है कि कैसे पेपर बनता है। तो ये आदमी जो भी है ये पेपर बना रहा है। ठीक है, जैसे देखो आप प्रेस करके पेपर को मतलब बना रहा है। उसके बाद सेकंड पे आता है अपना क्रॉनिकलर, यानी कि जो भी अपना राइटर होता है, जो भी ऑथर होता है, वो बुक को लिखता है उसमें। समझो बायोग्राफी लिख रहा होगा। ठीक है, तो ये बायोग्राफी लिख रहा है इसमें। उसके बाद चौथे में क्या होता है कि जो ये एक तरह से एक आप इसको गोल्ड स्मिथ बोल सकते हो, पता नहीं बोल सकते थे, पर मेरे को तो लगता है कि गोल्ड स्मिथ है। क्योंकि इनका काम ये क्या होता है कि जैसे देखो ये जो पेपर, जो भी बुक इस इंसान ने लिख के ख़त्म किया, इस ऑथर ने, तब उस बुक में जो भी इंपॉर्टेंट लाइंस होंगे ना, उसको ये हाईलाइट करेगा विद द हेल्प ऑफ गोल्ड। जैसे देखो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे देखो ये जो मैंने ग्रीन ग्रीन कलर से जो मैंने हाईलाइट किया बुक के अंदर, तो ये तो मैंने कलर से हाईलाइट किया। ठीक है, मतलब उससे कलर से। और वैसे ही इस बुक में जैसे कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे उस उनके बायोग्राफी में उनके बुक्स में कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, तो उसको लोग गोल्ड से, प्योर गोल्ड से वो लोग हाईलाइट कर देते हैं। उसके बाद फोर्थ एंड लास्ट स्टेप होता था बाइंडिंग करने का, मतलब जो बुक बन के सारे पेजेस रेडी हो गए, फिर सब पेजेस को ऑर्डर में ला के परफेक्टली सेट करके फिर उनको बाइंड कर देते थे, ताकि बुक के जो पेजेस है वो अलग अलग ना हो, खो ना जाए। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल था। बस इसमें एक अजीब सा आपको दिखेगा, वो है कि गोल्डन कलर से ये लोग बाइंडिंग कराते थे बुक। तो ये आपको याद रखना है, सल्तनत डायनेस्टीज़ में ऐसा होता था। ये हर सल्तनत डायनेस्टीज़ वाले ऐसा कराते थे। ठीक है, अब इसमें सिंपली हमको है कि जो इनके लिखते थे, जो इनको इनकी बुक्स जो लिखते थे उनको ये लोग सिंपली बोलते थे तारीख। ठीक है, तारीख जो लिखते थे। ठीक है, और अगर वो प्लूरल होगा मतलब ज़्यादा लोग होंगे तो तवारीख, तवारीख हो जाएगा। ठीक है, और जो कि पर्शियन लैंग्वेज में लिखते थे। ठीक है, द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर अंडर
दिल्ली सल्तनत। तो आपको याद रखना है कि देखो ये काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इसको हाईलाइट नहीं कर पाया, कि पर्शियन लैंग्वेज जो है वो यूज़ होता था एडमिनिस्ट्रेशन के लिए दिल्ली सल्तनत में। मतलब अगर आपको पूछेंगे कि दिल्ली सल्तनत में कौन सा लैंग्वेज यूज़ करते थे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए या फिर कोई भी चीज़ के लिए, तो आपको ये लिखना है पर्शियन। क्योंकि बहुत लोग उसमें सोचेंगे कि भाई वो मुस्लिम रूलर्स थे तो उन लोगों को अरेबिक पता होगा तो लोग अरेबिक पिक टिक करके आएंगे। अरेबिक नहीं है दोस्तों, वो है पर्शियन, ठीक है। अब यहाँ पे एक है अपना आया है छोटा सा एक सर्कल ऑफ जस्टिस, ये आप छोड़ोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये फ़क्र मुदब्बिर, इसने एक 13th सेंचुरी में अपना इसने एक आइडियोलॉजी लिखा है कि किंग जो है वो सोल्जर्स के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता, और सोल्जर जो है वो अच्छी सैलरी के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। और सैलरी जो है अच्छी वाली वो आती है कैसे, रेवेन्यू से, जो कलेक्ट करते हैं एज अ टैक्स फ्रॉम द पीजेंट्स यानी फार्मर्स वगैरह। और पीजेंट्स टैक्स कब पे कर सकते हैं, रेवेन्यू कब पे कर सकते हैं, जब वो हैप्पी हो और प्रॉस्परस हो, मतलब वो खुशहाल और एक सेटिस्फाइड हो अपनी लाइफ से। और ये कब हो सकता है, जब अल्टीमेटली किंग जो है वो अपने एरिया में जस्टिस सर्व करता है और ऑनेस्टी से रहता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, मतलब सब कुछ इंटरकनेक्टेड था, ये उसने लिखा है फ़क्र मुदब्बिर ने, ठीक है। अब अगर हम आगे जाते हैं तो कुछ स्पेशल डिटेल्स इन्होंने दिया हमको माइंड में रखने के लिए, कि देखो जो तवारीख के जो ऑथर्स होते थे, ठीक है, वो सिटीज़ में रहते थे। ठीक है, वो कभी भी विलेज में बहुत ही मुश्किल से रहते थे, अगर कोई रेयरली अगर कोई मजबूरी आ गई तो लोग रहते थे, वरना नहीं रहते थे। तो आपको याद रखना कि तवारीख के बारे में अगर आपको पूछ दे एग्जाम में कि वो विच ऑफ द फॉलोइंग्स वेयर ऑफ द सेंटेंसेस आर राइट अबाउट द तवारीख, तो आपको याद रखना है कि तवारीख जो होते थे वो हमेशा सिटीज़ में रहते थे, विलेजेस में नहीं। अब देखो उसका रीज़न ये था ना कि सिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा डवेल करती थी, मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती थी सिटीज़, मतलब जो भी बड़ी मूवमेंट्स होते थे सिटी से होते थे, और वो लोग डायरेक्टली किंग से कनेक्टेड हो सकते थे सिटी से, ठीक है। विलेज में उनको उतना कुछ नया देखने को मिलेगा नहीं, ठीक है, इसलिए वो लोग सिटीज़ में ज़्यादा रहते थे। और दूसरा अगर बात देखेंगे तो वही होता है कि वो जो है अपनी हिस्ट्रीज़ को मतलब लिखते थे फॉर सुल्तान्स इन द होप ऑफ रिच रिवॉर्ड्स। अब देखो ये तो हर इंसान की मतलब फितरत होती है कि वो कुछ कमाने के लिए, ज़्यादा कमाने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा। तो उस टाइम पे जो किंग्स होते थे वो सोचते ये जो लिखने वाले होते थे तवारीख, इन सोचते थे कि मैं अगर सुल्तान के बारे में कुछ अच्छा लिख दूँ, कोई अच्छी सी पोएम लिख दूँ, कोई शायरी लिख दूँ, या फिर उनकी बायोग्राफी लिख दूँ मैं अपने हाथों से, ठीक है, अच्छे से एकदम सब कुछ करके, तो मुझे वो एक अच्छी खासी मतलब रकम देंगे, मतलब इनाम देंगे। तो ये भी एक रीज़न होता था उनके लिखने का। तीसरा रीज़न ये होता था कि जो भी ऑथर्स होते थे वो हमेशा रूलर को एडवाइस करते थे अबाउट समथिंग आइडियल सोशल ऑर्डर, जैसे कि बर्थ राइट पे या फिर जेंडर डिस्टिंक्शन पे। मतलब वो किंग को हमेशा सपोर्ट करते थे बोलने में कि बर्थ राइट क्या, मतलब बर्थ राइट के बारे में उनको बढ़ावा देते थे कि जैसे देखो अब जो भी बर्थ राइट पर्सन होगा उसको ही आप मतलब इस चीज़ का वो मतलब अधिकार दो, क्योंकि उसके खून में ये सब है, सीखना हुआ तो उसको नया कुछ नहीं लगेगा, ये सब वो कर लेगा, ठीक है। तो बस वही सब है। और अगर हम आगे बढ़ते तो हमको यहाँ पे दिखता है कि 1236 के टाइम पे जो इल्तुतमिश के जो डॉटर थी जो कि रज़िया थी। अब देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखो हमको पता तो है कि रज़िया सुल्तान एक रूलर थी बीच में इंडिया की, जो कि 1236 टू 1240 रही, जैसा हमने भी ऊपर देखा, 4 साल के लिए उसने रूल किया था। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि मतलब रज़िया सुल्तान को रूलर से हटा दिया गया था, तो वो हम नीचे पढ़ेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रज़िया सुल्तान जो है किसकी डॉटर थी, वो थी इल्तुतमिश की। तो आपको याद रखना है कि रज़िया सुल्तान जो है किसकी डॉटर रही थी, वो इल्तुतमिश की डॉटर थी, ठीक है। और उसके टाइम पे जब रज़िया सुल्तान जब वो सुल्तान बनी थी, यानी कि जब वो रूलर बनी थी अपने दिल्ली सल्तनत की रज़िया, तब उस टाइम के क्रॉनिकलर मतलब एक जाने माने लिखने वाले पर्सन ने ये लिखा था कि मतलब जिसका नाम था मिनज ही सिरज, उसने लिखा था। आपको याद रखना है किसने लिखा था, वो था मिनज ही सिरज। उसने सिराज, मिनज ही सिराज इसको बोलते हैं, हाँ। ये जो है इसने लिखा था कि ये ज़्यादा एबल तो है और ज़्यादा क्वालिफाइड भी है अपने बाकी भाइयों से, ठीक है, मतलब ज़्यादा अच्छी भी है और सब कुछ रूलर बनने के लिए अपने भाइयों से ज़्यादा बेटर है, मतलब काबिल है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये फिर भी एक औरत है, फिर भी एक वूमेन है, तो हम लोग इसको एज अ क्वीन कभी नहीं स्वीकार कर सकते। देखो अब देखो वो औरत है, फीमेल है, तो उसको किंग तो बोल नहीं सकते, उसको क्वीन ही बोलना पड़ेगा, और क्वीन रूलर हो जाए ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि जो भी नोबल्स होते थे, जो बड़े बड़े जानकार होते थे, किंग के एडवाइजर्स होते थे, वो बोलते थे कि यार ये सही नहीं है, देखो ये सही नहीं है कि एक औरत जो है वो रूल करे, ठीक है। इसलिए उसको जो है उसके थ्रोन से रिमूव कर दिया गया फ्रॉम 1240, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और देखो एग्जैक्टली मीनाजी सिराज ने एग्जैक्टली क्या बोला था रजिया के बारे में। उसने लिखा था कि देखो क्वीन का जो रूल करना है वो एक तरह से जो उनके गॉड होते हैं उनके मतलब बोलने या फिर उनके सिखाने के खिलाफ है, ठीक है। मतलब उनके गॉड का भी ऐसा मानना था, ऐसा बोलना था शायद कि
क्वीन ऐसा रूल नहीं कर सकती। और ये उनका मानना था कि देखो जो भी वुमन है, जो भी औरतें हैं, उनका बस एक ही काम है कि वो मैन को सबॉर्डिनेट करें, मतलब वो मैन को हेल्प करेंगी। वो खुद मैन के जैसा काम नहीं कर सकती, वो मैन को हेल्प करेंगी। ठीक है। इसलिए उसने मतलब बोला था कि इन रजिस्टर टू गॉड्स क्रिएशन सिंस हर अकाउंट डिड नॉट फॉल अंडर कॉलम ऑफ मैन हाउ डिड सी गेन फ्रॉम ऑल एक्सीलेंट क्वालिटीज़। मतलब उसने सोचा था, विचार किया था कि यार देखो ये एक्चुअली ये मैन तो है नहीं, या आदमी या मर्द तो है नहीं। ठीक है। मतलब यानी कि आदमी मर्द तो है नहीं है, तो ये इसको हम ऐसा रूलर तो कभी कर नहीं सकते, तो इसलिए ये भी एक रीज़न था उसको निकालने का, यही मतलब एक रीज़न था उसको निकालने का। और अगर हम आगे जाएंगे तो सिर्फ रज़िया सुल्तान का एक ऐसा केस था जिसमें रज़िया को जो है मतलब एक क्वीन ने रूल किया था इंडिया पे। बहुत सारे अलग अलग डायनेस्टीज में देखो तो देखो उसने उन्होंने रूल किया था। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नाम अगर आप देखोगे तो वो थी क्वीन रुद्रमा देवी। ठीक है, जो कि वंगल की थी। ठीक है, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है आज के टाइम पे। ये का क्या थी, ये काकटिया डायनेस्टी की थी। ठीक है। अब देखो इन्होंने जो है इन्होंने भी रूल किया था एज अ क्वीन। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो अपना नेम है उनको उन्होंने चेंज करवा दिया था इंस्क्रिप्शन से। मतलब समझो कोई भी अगर ऑथर इनके बारे में लिखता था, मतलब किसी भी बुक में, कहीं भी पोयम में, ठीक है, कोई भी कथा में, तो उनको नाम ये औरतों वाला नाम नहीं रखता था, रुद्रमा देवी नहीं बोलता था उनका नाम। वो उनका नाम कोई मर्द के नाम पे रखते थे। ठीक है। और ये देखो आगे लिखा है एंड प्रिटेंडेड सी वॉज अ मैन, और वो हमेशा ऐसा दिखाती थी कि वो एक आदमी है, वो औरत नहीं है। ठीक है। और एक और ऐसी क्वीन थी जो कि थी दिद्दा। ठीक है, दिद्दा की शायद डिड्डा है पता नहीं, जो कि कश्मीर में रूल करी थी, ये बहुत पहले की है उनसे। ठीक है, इनका टाइटल जो है इंटरेस्टिंग है, इनको दीदी भी बोलते थे लोग, और एल्डर सिस्टर मतलब जिसका मतलब होता है। ये भी इनका भी कुछ ऐसे ही मतलब था, मतलब सोचना, और इनका भी कुछ ऐसे ही रूल इन्होंने किया था एज अ मैन। ठीक है। तो ये था अपना कुछ सल्तनत के बारे में। अगर हम आगे जाएंगे तो हमको अगला टॉपिक मिलता है फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर। ठीक है, तो इसमें हमको मिलता है पढ़ने को कि द एक्सपांशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत आखिर एक्सपांड कैसे हुई। देखो अब जो दिल्ली सल्तनत थी ना, वो सिर्फ दिल्ली तक नहीं सीमित थी, वो धीरे धीरे फैली आगे जाके। ठीक है। अब कैसे देखो, इन्होंने यहाँ पे इन्होंने एक मैप डिपिक्ट किया है जिसमें इन्होंने बताया कि जो भी मेजर मेजर जो भी सिटीज़ है जिसको इल्तुतमिश ने जो कैप्चर किया। जैसे देखो आप ये देख रहे हो, ये एरो का फॉलो करो, इतना पूरा एरिया इल्तुतमिश ने जो है कब्जा कर लिया। जबकि दिल्ली जो है वो सिर्फ इतने से एरिया में देखो। और इल्तुतमिश से देखो धीरे धीरे कैसे इसको पूरा एक्सपांड कर दिया आगे जाके। तो हमको यहाँ पे देखने को ये मिलता है कि कैसे जो है 13th सेंचुरी में जो है दिल्ली का कंट्रोल जो है वो सुल्तान्स ने मतलब बहुत ही मुश्किल से बनाया था। और गैरिसन्स से वो संभालते थे। देखो यहाँ पे गैरिसन्स का अगर मैं बताऊँ तो गैरिसन मतलब होता है एक ऐसा शहर, एक ऐसा जगह, मतलब स्पेशल एरिया जहाँ पे अच्छी तरह से उन्होंने डिफेंस रखे हैं और वहाँ पे सोल्जर्स उन्होंने बैठा के रखे हैं। मतलब अगर आप किसी एरिया में हमला करो और वहाँ पे अगर गैरिसन टाउन मौजूद है, ठीक है, तो कोई चांस नहीं कि आप जल्दी जीत सको, क्योंकि देखो वहाँ पे सोल्जर्स उनके ऑलरेडी तैयार हैं, एकदम आर्मर्ड अप है, मतलब पूरे फुल रेडी है। ठीक है। तो ऐसा होता है गैरिसन टाउन में। तो देखो देखो आप किसी विलेज में अटैक करो तो आप जीत जाओगे, क्योंकि मतलब उधर में तो नॉर्मल लोग, नॉर्मल पर्सन, ऑर्डिनरी पीपल रह रहे हैं। ठीक है, वो तो लड़ने आएंगे नहीं आपसे। ठीक है, लेकिन अगर आप गैरिसन टाउन का आप याद रखना ना, कि गैरिसन टाउन में आप हमला करोगे तो आपके लिए फिर दिक्कत वाली बात है। ऐसे एक और यहाँ पे हमको वर्ड देखने को मिलता है, वो मिलता है हिंटरलैंड। तो हिंटरलैंड एक्चुअली क्या होता है, वो एक ऐसा जगह होता है जो कि किसी बड़े सिटी को, या कोई बड़े पोर्ट सिटी जो उससे एडजेसेंटली मतलब टच होता है, उसको वो सपोर्ट करता है, विद प्रोवाइड करता है विद गॉड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, जैसे देखो अगर आप मान लो, अगर मैं बोलूँ कि समझो आप एक बड़े सिटी में रह रहे हो। ठीक है, आप एक बड़ी सिटी में रह रहे हो, कोई भी सिटी हो सकती है। ठीक है। और उस सिटी के आसपास एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट अवेलेबल है। ठीक है। तो वैसे ही मान लो जैसे वो डिस्ट्रिक्ट जो है उस सिटी को प्रोवाइड करेगा, वैसे ही हिंटरलैंड का काम था। ठीक है। तो ये था सिंपल कुछ दो नए टर्म जो हमको देखने को मिलता है यहाँ पे, कि गैरिसन टाउन और हिंटरलैंड्स क्या होते हैं। अब देखो जैसे मैंने आपको ऊपर के मैप में दिखाया कि जो ये जो आप मैप देख रहे हो, इसमें जैसे देख सकते हो कि जो अब यहाँ पे देखो जो अपना मेन रूलर होगा, जो भी मान लो इल्तुतमिश होगा, अलाउद्दीन खिलजी, जो भी मान लो होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये रूलर जो मेन है दिल्ली की गद्दी पे बैठेगा। देखो ये जो है दिल्ली में मौजूद रहेगा, ये हर जगह नहीं बैठेगा। ठीक है, एक ही इंसान है तो एक ही जगह मेन जगह बैठेगा, जो कि कैपिटल है दिल्ली। ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे एक बात होती थी जो कि लॉजिकल है काफ़ी ज़्यादा, कि वो यहाँ से बैठे बैठे, अब जैसे देखो ये लखनऊती है, ठीक है, ये बनारस है, इतना दूर दूर के एरिया को जल्दी ये मतलब हैंडल नहीं कर सकता था। समझा, जैसे देखो ये जो आपको मैप पे छोटा दिख रहा है, पर ये बहुत बड़ा एरिया, बहुत बड़े की दूरी है। तो इतना बड़ा ये जो लंबा डिस्टेंस का जो अगर कोई एरिया आप कब्जा करते हो, तो वहाँ पे मतलब अपना कब्जा बनाए रखना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि देखो उसमें रीजन उन्होंने बोला है कि काफ़ी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि देखो
कभी कभी जो होता है बैड वेदर कंडीशन होंगे, ठीक है, उस टाइम पे उस टाइम पे टेक्नोलॉजी तो नहीं थी, इतना करने की बात ही नहीं है, थी ही नहीं। तो अगर बैड वेदर कंडीशन होगा तो आपके जो भी खबरी हैं, आपके जो भी संदेश देने वाले होंगे, ठीक है, आपकी जो भी सेना होगी वो सही से काम नहीं कर पाएगी, ठीक है। अब समझो, समझो मान लो एग्जांपल ले लो कि मौसम ख़राब है और आपने एक दूर एरिया में, यानी कि आपने लखनऊती में अपने आपके मतलब जो भी रूलर्स है रह रहे हैं, आपके बनाए हुए रूलर्स, ठीक है, लखनऊती में, ठीक है, और उनके पास छोटे मोटे एक सेना है, ठीक है। अब मान लो मौसम हो गया ख़राब, अब ये एरिया जो है मतलब मान लो ख़राब हो गया, अब इस नदी में आ गई बाढ़, और ये एरिया ख़राब हो गया और यहाँ से और यहाँ का कोई भी आपस में कम्युनिकेशन नहीं रहा, ठीक है। तो अगर इसके आसपास कोई एरिया में अगर कोई किसी का डायनेस्टी हो, कोई किसी का राज्य होगा, तो वो यहाँ पे ज़रूर हमला करेगा ऐसे टाइम पे, ठीक है, क्योंकि वो तो यहीं पे, उसका पूरा आर्मी यहीं पे प्रेजेंट है और वो यहाँ पे हमला करेगा, तो उसके चांसेस ज़्यादा है कि वो जीत जाएगा, ठीक है। तो ये एक रीज़न हुआ करता था कि क्यों उनके जो बड़े बड़े एरिया वो लोग जल्दी उसको हैंडल नहीं कर पाते थे, तो ये एक रीज़न था। और अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे मतलब धीरे धीरे इसको ठीक किया गया थोड़ा बहुत एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, मतलब उन्होंने चेंज किए थे, ठीक है। वैसे सल्तनत में अगर ऐसा कभी होता था प्रॉब्लम तो बहुत मुश्किल से चैलेंज से सर्वाइव कर पाते थे ऐसा। एक और प्रॉब्लम आती थी कि जैसे देखो जो भी उनके अपने छोटे मोटे जो लोग लोग रखते थे, जो ऐसा जिनको सुल्तान बनाकर रखते थे दूसरी जगह का, ठीक है, अपने अंडर में, अपनी जगह पे सब्सटीट्यूट में, तो वो लोग भी काफ़ी शातिर होते थे। वो लोग क्या करते थे, जैसे देखो उनका जो मेन सुल्तान है, जैसे वो वीक पड़ा, ठीक है, समझो अगर उल्तुतमिश है, अब उसने अपने दूसरे जगह पे कहीं पे किसी को रखा है सुल्तान, ठीक है, ऐसा मान लो है उल्तुतमिश दिल्ली में, अब यहाँ अवध में उनका एक सुल्तान होगा, ठीक है, जो उनका सब्सटीट्यूट होगा। अब मान लो उसको पता चला कि दिल्ली में जो इल्तुतमिश है वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ गया, तो वो क्या करेगा, अपने अपने आप को जो है एज ए इंडिपेंडेंट रूलर घोषित कर देगा, मतलब वो अपने आप को इल्तुतमिश के रूल से अलग कर देगा, वो खुद का डायनेस्टी समझने लग जाएगा, ठीक है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा मतलब जो बोलते हैं बैक फायरिंग और बैक स्टैबिंग होती थी इनकी, तो सबको झेलना बहुत मुश्किल होता था। और दो तरह के फ्रंटियर होते थे इनके टाइम पे, होता था इंटीरियर फ्रंटियर और एक होता था एक्सटर्नल फ्रंटियर, ठीक है। और अगर हम एक्सटर्नल ध्यान से देखें तो क्या होते हैं फ्रंटियर, तो देखो इंटरनल फ्रंटियर्स एक्चुअली में क्या होते थे उसमें टाइम पे, ये कैसा कैंपेन होता था जिसमें वो लोग अपने आर्मी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कुछ स्टेप्स लेते थे, जैसे जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि वो स्टेप्स क्या थे। अब देखो एक्चुअली जब उनको अपना एक गैरिसन टाउन बिल्ड करना है, ठीक है, गैरिसन टाउन आपने पता आपको पढ़ा है आपने कि क्या होता है, अपने वीडियो में आपको बताया मैंने। तो एक्चुअली इसमें लोग क्या करते थे, वो लोग जो है एक गैरिसन टाउन अच्छे से डेवलप करने के लिए वो लोग आसपास का जो भी हिंटरलैंड है पहले उसको स्ट्रॉन्ग करते थे, ठीक है। अब वो लोग क्या करेंगे, गैरिसन टाउन का जो भी हिंटरलैंड होगा, यानी कि जो भी एरिया, जो भी डिस्ट्रिक्ट इस टाउन को जो है सपोर्ट करेगा विद गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, मतलब सारी तरह की चीज़ें ला के देना, खाना पीने का सामान सब कुछ देना, ठीक है, पैसे वैसे सब मिलना। तो इसके लिए वो लोग क्या करते थे, कैंपेन चलाते थे फॉरेस्ट में, जिसमें क्या होता था, वो लोग फॉरेस्ट यानी जंगल जो होते थे उसको वो लोग काट काट के क्लियर कर देते थे, एकदम नया प्लेन ज़मीन मतलब बसता था सिर्फ वहाँ पे, मतलब एक नया इलाका बन गया। और ये जो एरिया होता था ये होता था गंगा से यमुना के बीच में, ठीक है। और आपको ये याद रखना है कि इसमें क्या होता था। और हंटर जो भी, अब देखो फॉरेस्ट है तो वहाँ पे हंटर्स होंगे, तो उन हंटर्स को जो है वो लोग वहाँ से हटा देते थे, कुछ पैसा देकर बोलते थे कि आप लोग यहाँ से जाओ किसी दूसरे फॉरेस्ट में जाके अपना जो आपका जो भी आपका जीवनचर्या है आप वहाँ पे जाके फॉलो करो, यहाँ पे अब आप हंटिंग नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे हम फॉरेस्ट अब हटाने वाले हैं, ठीक है, ऑब्वियसली। तो ये उनका होता था और वहाँ पे लोग एक नया एक तरह से सिटी बिल्ड कर देते थे, और वो हो जाता था उनका नया गैरिसन टाउन, ठीक है। तो बेसिकली अब यहाँ पे सोल्जर्स को अपने रख सकते हैं और उनको खाना पीना सब मिलने ही वाला है हिंटरलैंड से, तो एक अपनी एक अच्छी खासी तगड़ी आर्मी यहाँ पे बना के रख सकते हैं। तो अब देखो हम यहाँ पे बात करते हैं एक्सटर्नल फ्रंटियर की। अब हमने देखा कि इंटरनल फ्रंटियर्स में क्या होता था, अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल फ्रंटियर्स की, ठीक है। तो एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होता था ये टाइप का फ्रंटियर, क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा है कि द एक्सपांशन ऑफ सल्तनत वॉज मेनली इन द एक्सटर्नल फ्रंटियर, ठीक है। तो ऐसा क्या था कि एक्सटर्नल फ्रंटियर में काफ़ी ज़्यादा एक्सपांसन हो पाया, ठीक। तो जो भी सुल्तान होते थे वो अपने जो मिलिट्री को है, आर्मी को है, एज अ कहीं पे किसी जगह पे भेजते थे वहाँ पे हमला करने के लिए और वहाँ के एरिया को कब्जा करने के लिए। तो मिलिट्री एक्सपीडिशन जो है उसको साउथर्न इंडिया में भेजा गया, ठीक है। और ये कौन से रूलर के इस टाइम पे भेजा गया, ये भेजा गया अलाउद्दीन खलजी के टाइम पे, ठीक है। अलाउद्दीन खलजी के टाइम पे इस एक्सपीडिशन को मतलब छोड़ा गया टूवर्ड्स द साउथ, ठीक है, अपने एरिया और रेंज को बढ़ाने के लिए। और ये जो है कल्मिनेट हो गया, यानी कि ये जो है ख़त्म हो गया विद मोहम्मद तुगलक, ठीक है। मोहम्मद तुगलक ने जो है इस चीज़ को, इस कैंपेन को ख़त्म कर दिया उनको, मतलब, ठीक है। क्योंकि इनके कैंपेन में क्या हुआ, सल्तनत आर्मी जो है वो आ, हाथियों को पकड़ ली, वो घोड़ों को पकड़ी, नए नए स्लेव्स उन्होंने ले लिए अपने पास, ठीक है। और बहुत जो इम्पोर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा जो प्रेशियस मेटल्स होते थे उसको वो लोग ले लिए, ठीक है। अब जब मोहम्मद तुगलक का जब रेन ख़त्म हुआ, ठीक है, यानी कि लगभग 150 साल के बाद जब लगभग ख़त्म हुआ, ठीक है,
तो मतलब उसके 150 सालों के बाद जो आर्मीज जो थी दिल्ली सल्तनत की, उन्होंने जो है मार्च डाउन किया अक्रॉस अ लार्ज पार्ट ऑफ का सब कंट्री, मतलब वो एरिया में हर जगह फैले के करके धीरे धीरे, ठीक है। और उन्होंने अपने बड़े बहुत सारे आर्मीज, बहुत सारे राइवल किंग्स को उन्होंने हराया, उनके ऊपर कब्जा बनाया। कभी कभी वॉर से जीतते थे, कभी कभी मतलब पॉलिटिकल वे में जीत जाते थे उनसे, मतलब दिमाग लगा के, लालच दे के। तो यहाँ पे देख लीजिए कि मतलब कैसे जो है कैंपेन्स जो है यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी का निकलता था। जैसे देखो, वो दिल्ली में बैठता था, उसने अपना कैंपेन 1299 में गुजरात की तरफ भेजा, फिर चित्तौड़ की तरफ भेजा, रंथाड़ टॉपहाड़ में भेजा। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देखो कि वो एक साथ सब नहीं भेज रहा है, वो ऑलमोस्ट अपने बीच में 1-2 साल का गैप डाल रहा था, ठीक है, ताकि उसकी आर्मी को जो है आदत लगी रहे उस कैंपेन को फॉलो करने की, ठीक है। तो परफेक्टली वो बहुत फॉलो करता था अपने एरिया को। और अब अगर हम आगे जाएंगे तो इन्होंने हमको कुछ फ़ोटोज़ दी हैं, कुछ हिस्टोरिकल फ़ोटोज़ जो इंपॉर्टेंट है हमको पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम्स के। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे मिलता है एक मॉस्क्यू की फ़ोटो, और इसमें एक मीनार भी है, ठीक है। अब इस मॉस्क्यू और मीनार का नाम है कुव्वत अल इस्लाम, ठीक है। इस जगह का नाम ये है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है इस इसका जो एक बड़ी बात ये है ना, कि देखो इस मॉस्क्यू को जो है नॉर्मली बनाया गया था, ठीक है, फॉर प्रेइंग। और इसको जो है इनलार्ज किया, मतलब इसको बढ़ाया, मतलब इसको कंटिन्यू करके इसका नया ग्रोथ करके इन्होंने बनाया, किन लोगों ने, एक इल्तुतमिश ने भी बनाया था और अलाउद्दीन खिलजी ने भी बनाया था, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। अब ये जो मीनार इसमें आपको दिख रही है, इसको कौन बनाया? इसको बनाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने और इल्तुतमिश ने। तो आप यहाँ पे धीरे धीरे ऑलमोस्ट 3 रूलर्स का नाम पड़ गया है इस पूरे एरिया को बनाने में, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली जो रूलर्स आते थे वो अपना अलग अलग कुछ भी बनाते थे, मतलब एक रूलर ने जो बनाया उसको वहीं छोड़ेंगे और दूसरे अपने जगह पे अपना नया बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमको एक फ़ोटो दिखता है बेगमपुरी मॉस्क्यू, ठीक है, जो कि मोहम्मद तुगलक के टाइम पे बनाया गया था। ये मेन मॉस्क्यू था जहाँ पना का, जो कि सेंचुरी ऑफ द वर्ल्ड थे, इज़ न्यू कैपिटल इन दिल्ली, ठीक है। अब हमको यहाँ पे कुछ फोटोज उन्होंने ऐसे एग्जांपल्स दिया है, आप ये चाहे तो पढ़ सकते हैं। बाकी कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, फिर भी आपको देखना तो देख सकते हैं, क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंट फोटो के बारे में मैंने डिस्कस कर दिया है। अब अगर हम आगे जाएंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट बात पे हम आते हैं, जो कि होता है एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब जो भी अंदर के उनका कम्युनिकेशन, जो उनके इनर जो उनके टैक्टिक्स होते थे, वो कैसे काम करते थे वो लोग, इमरजेंसी सिचुएशन में वो लोग कैसे रिएक्ट करते थे, तो वो सब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुगलक्स और खलजीज ने क्या यूज़ किया था। तो टॉपिक का नाम है क्लोजर लुक टुवर्ड्स द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर द खलजीज एंड तुगलक्स। तो अब देखो इसमें हमको काफ़ी ज़्यादा एक लॉजिकल और काफ़ी ज़्यादा टेक्टिकल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता चलता है। दो इंपॉर्टेंट रूलर्स की, खलजीज, अलाउद्दीन खलजी और तुगलक में, ठीक है। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले मिलता है कि जैसे देखो हमने चैप्टर 2 में हमने क्या पढ़ा था कि जो भी राजा होता था वो अपने एरिया में रेवेन्यू ऑफिसर्स, बड़े बड़े जो ऑफिसर्स और टैक्स कलेक्टर्स जो बनाते थे वो लोग, अपने बड़े बड़े जो चिफ्टन्स बनाते थे, वो किनको बनाते थे वो लोग? कैसे लोग को बनाते थे? जो काफ़ी ज़्यादा खानदानी लोग हो, काफ़ी बड़े बड़े उनके पास ज़मीन लैंड हो, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था उनके रूल्स में, उनके पास काफ़ी बड़े बड़ी ज़मीनों को जायदाद हो, ठीक है। और साथ ही साथ क्या होना चाहिए कि मतलब उनके पास मतलब उनका खानदान से मतलब सब लोग ऐसे, जैसे देखो अब किसी के पापा वो है बड़े बड़े ऑफिसर कलेक्टर हैं, तो उसका बेटा भी वही बनेगा, फिर वही वही बनेगा। लेकिन सल्तनत में जो है ऐसा नहीं था, उन्होंने ऐसा नहीं किया कि भाई हम किसी बड़े बड़े एरिस्टोक्रेट या फिर बड़े बड़े पढ़े लिखे जानकार विद्वान को हम बनाएंगे, ऐसा ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि उनको लगा था, और उनको सही लगा था कि देखो ये तो विद्वान है, तो ये तो कुछ ना कुछ चाल चल के हमको फिर फंसा सकते हैं। तो इल्तुतमिश जो है उसने क्या रूल किया, उसने क्या फॉलो किया था चीज़ को, कि वो जो स्लेव्स यानी कि जो बंदियों को, वो गुलामों को वो खरीदता था, लेता था कहीं से भी, जिसको वो यूज़ करता था फॉर द मिलिट्री सर्विसेज, ठीक है, मतलब सेना के लिए उनको वो यूज़ करता था। अब इसको वो कहता, इनको कहता था वो बंदागन, ठीक है, जिसको वो पर्शियन लैंग्वेज में बोलता था बंदागन, ये जिसको हम लोग बंदी भी बोलते हैं अपने हिंदी में, ठीक है। अब इनको जो है काफ़ी अच्छी तरह से ट्रेन करते थे, ताकि ये लोग एक तरह से एकदम बोले तो हम लोग बोल सकते हैं जैसे काफ़ी ज़्यादा ईमानदार हो, काफ़ी ज़्यादा लॉयल हो। अब क्योंकि ये जो है ये लोग स्लेव से, तो इनका जो है सोच इतना ही हो कि इनको अपने मास्टर्स को सर्व करना है। तो बेसिकली सुल्तान जो होते थे वो इनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है, मतलब उनको पता है कि कभी बैक स्टेप, कभी धोखाधड़ी नहीं करेगा हम लोग सकते, कि इसके अंदर डर है हमारे मौत का या फिर हमसे मारे जाने का। तो बस वही है। तो सुल्तान्स को जो है मतलब यहाँ पे एक हमको दिखाया गया कि स्लेव्स रेदर देन सन्स, ठीक है। तो टॉपिक्स हमको बोल रहा है कि स्लेव को यूज़ करो अपने बेटों की जगह, ठीक है। मतलब अब देखो यहाँ आपको समझाया क्यों ऐसा है, ठीक है। तो सुल्तान को जो है एडवाइस किया जाता था कि स्लेव जो है, जिसको हमने ख़रीदा और हमने उसको बढ़ाया है, आगे जाके बढ़ावा दिया है उसको, मतलब तो वो अपने लाइफ टाइम यही काम करेगा कि वो आपके लिए गुड लक का काम करे, आपके लिए अच्छा काम करे। लेकिन कभी भी एक वाइज मैन हमेशा स्लेव को अपने
काम के लिए रखेगा इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो स्लेव उनके लिए वही काम करेगा, उसके पास इतना सोच नहीं है कि वो आपको खिलाफ काम करे, आपको फंसाए, कोई चाल चले, है ना। और सन्स में क्या है, जो आपके बेटे होंगे उनके अंदर क्या है, उनके अंदर आपके प्रॉपर्टी का, आपके आपके जो राजपाट, आपके जो थ्रोन का उनका लालच होगा उनके अंदर, तो वो सोचेंगे कि कैसे कैसे आपको मारे, आपको रास्ते से हटाएं और फिर वो लोग उस थ्रोन पे बैठ जाए। तो बेसिकली ये बात सही थी कि उस सन से ज़्यादा वो लोग अपने बेटों से ज़्यादा स्लेव्स पे भरोसा कर सकते हैं, और करते भी थे वो सुल्तनत में। और खलजी और जो तुगलक होते थे वो लोग भी यही सेम चीज़ को फॉलो किए थे, इल्तुतमिश के इस आइडिया को, कि वो लोग बंदागन को यूज़ करते थे, ठीक है। और उनको वो लोग क्लाइंट्स भी बोलते थे, क्लाइंट का मतलब आपको तो पता ही है कि क्या होता है। और इनको जो लोग अपॉइंट करते थे एज अ जनरल्स और गवर्नर्स, ठीक है। और ये जो है एक तरह से फिर भी एक बैक फ्लो लाया, उसने क्या लाया कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है इसके चक्कर से, मतलब जो भी सिस्टम है उसके अंदर, ठीक है। और एक बहुत बड़ी बात ये है ना, आप यहाँ पे देखो कि स्लेव्स और जो क्लाइंट्स होते थे वो सिर्फ लॉयल होते थे टू देयर मास्टर्स, नॉट टू देयर हेयर्स, ठीक है। मतलब इस बात का मतलब ये है कि जो भी उनके बंदी, जो भी उनके गुलाम होते थे ना, वो सिर्फ उनके मास्टर्स, मतलब जो भी उनका सुल्तान होगा, ठीक है। अब उनका सुल्तान अगर अलाउद्दीन खिलजी है, तो उनके लिए ही खाली वो मतलब वफादार होगा, उनके लिए ही वो काम करेगा, वो उनके बेटों के लिए, उनके भाई लोगों के लिए काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए भी जो सुल्तान होते थे वो इन पे काफ़ी ज़्यादा मतलब बोल सकते हैं कि इन पे काफ़ी ज़्यादा भरोसा रखते थे, ठीक है, भरोसा रखते थे। तो ये काफ़ी यूनिक बात थी उनकी कि वो सिर्फ अपने उसी एक मालिक के लिए काम करेंगे और किसी के लिए काम नहीं करेंगे, भले वो उस मालिक का भाई या बेटा ही क्यों ना हो, ठीक है। और जो नए सुल्तान आते थे वो अपने अलग अलग नए सर्वेंट बना लेते थे, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होता था कि जैसे समझो एक सर्वेंट है, मान लो सर्वेंट एक है, उसका नाम मान लो एक्स है, ठीक है, एक्स वाई जो भी उसका नाम है, ठीक है, एक्स सर्वेंट है वो। अब मान लो अगर उस सर्वेंट ने अलाउद्दीन खिलजी को उसने मतलब मान लो सर्व किया, तो अलाउद्दीन खिलजी के अलावा किसी और को सर्व करने वाला नहीं है वो, ठीक है। वो अपने सुल्तान को सर्व करेगा। अब मान लो अलाउद्दीन खिलजी जो है वो रूल से हटा, उसका बेटा या उसका भाई जो भी रूल में आया, तो ऐसा नहीं होगा कि वो फिर अब उसके लिए काम करेगा, ऐसा नहीं है, वो भी हट जाएगा। जो उनका सर्वेंट होगा जिसका नाम एक्स था, स्लेव था, वो भी हट गया वो काम से, उसके पास कोई काम नहीं है। अब वो जो नया सुल्तान आया वो अपने लिए नया सर्वेंट रखेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेश और फ्रेश सिस्टम के लोग मतलब हमेशा सोच रखते थे कि भाई जो भी हो नया हो, ताकि कोई नया प्रॉब्लम, कोई पुराने कॉन्फ्लिक्ट सामने ना आ सके। और पर इसकी वजह से क्या हुआ, हमको रिजल्ट में दिखा कि जो है हमको कॉन्फ्लिक्ट दिखा बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू नोबिलिटी, मतलब जो लोगों की सोच है उसमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला इस चक्कर के बीच में, ठीक है। द पैट्रोनेज ऑफ दिस हम्बल पेपर बाय दिल्ली सुल्तान्स ऑल्सो सॉल्व्ड मैनी एलाइट्स एंड ऑथर्स ऑफ पर्शियन तवारीख, ठीक है। इसके चक्कर में जो काफ़ी ज़्यादा लोगों से उनको क्रिटिसिज्म भी मिला, जो रूलर्स होते थे, कि ये कहीं काफ़ी गलत तरीका है एक तरह से, ठीक है, जो कि दिल्ली सल्तनत में हो रहा है अभी, ठीक है। जैसे कि लो एंड बेस बॉन्ड टू हाई ऑफिसेस, मतलब क्रॉनिकल्स बोलते थे कि अब ऐसे में तो भाई आप जो स्लेव्स बना रहे हो वो सब तो छोटे मोटे लोग ही हैं ना, वो कोई बहुत बड़े लोग तो नहीं है, है ना। गुलाम जैसे लोग हैं, अब उनको आप बड़े बड़े हाई ऑफिसेस में बड़े बड़े पोस्ट पे आप रख रहे हो, तो ये तो गलत ही है एक तरह से, ठीक है। वो लोग देखो देखो देखो, सुल्तान जो थे वो अपने सेफ्टी के लिए सब करते थे, लेकिन दूसरे लोगों की नज़र में ये सब गलत है, उनको ये तरह से इनजस्टिस दिखता था। तो आप कमेंट करके बताओ कि जो सुल्तान ये करते थे वो गलत करते थे कि सही करते थे, ठीक है। मैं इसमें कुछ राय नहीं दूंगा, क्योंकि लोगों के इसमें अभी भी कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे कि देखो ये सही है और ये गलत भी है, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं तो ऑफिशियल्स ऑफ सुल्तान मोहम्मद तुगलक। तो इसके कुछ ऑफिसर्स थे, वो कौन थे, जैसे देखो, सुल्तान मोहम्मद तुगलक जो है वो अजीज़ खुम्मर को एज अपना वाइन डिस्टिलर उन्होंने रखा था, फिरोज़ हजम को बारबर रखा था, हजाम को मन्नत तबक्का को कुक रखा था, और कुटू गार्डनर्स रखे थे। तो ये काफ़ी ज़्यादा डीप क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट तो नहीं, मतलब ये भूलने लायक क्वेश्चन। देखो जैसे देखो ना, मैंने आपको बोला ना कि कन्फ्यूजिंग है, तो यही सब है। जैसे देखो, अब यहाँ पे उनका नाम दिया, मतलब एनसीईआरटी वाले बेवकूफ़ तो नहीं है, वो अपना नाम ऐसे ही नहीं देंगे, ठीक है। वो लोग नाम कुछ ना कुछ मतलब से दे के रखे हैं। तो ये आपको याद रखना है, थोड़ा बहुत अगर हो सके तो याद रखो कि नाम क्या था क्या नहीं था, क्योंकि ये क्वेश्चन में आ सकता है कि उनका ये जो अजीज़ खुमर है ये क्या था। ये मोहम्मद तुगलक का वाइन डिस्टिलर था, फिरोज़ हज्जाम जो है वो बारबर था उनका, ठीक है। मन का तबक जो है वो उनका खान सामानी उनका कुक था, शाही रसोइया था। फिर उनका जो उनके जो दो गार्डनर्स थे स्पेशल, वो थे लड़ा और पीर, पीरा या फिर पीर, ये नाम था इनका, ठीक है। और ज़ियाउद्दीन जो बरौनी है वो एक मिड 14 क्रॉनिकलर है। इन्होंने इसके जो अपॉइंटमेंट्स वो जो है जो जिस तरह से इसने इसने मतलब लोगों को रखा है अपने काम के लिए, सर्विस के लिए, इसको वो मानता है कि उसका लॉस ऑफ पॉलिटिकल जजमेंट है, मतलब उसको जजमेंट ही उसकी ख़त्म हो गई पॉलिटिकल वे में। तो यही उसका है मतलब। और इनकेपेसिटी टू रूल, मतलब मोहम्मद तुगलक जो है उसको अब रूल करना भी नहीं आ रहा है,
उसे जजमेंट लेना भी नहीं आ रहा है। तो ये उसका सोच था जियाउद्दीन बरौनी का, उसके इस अपॉइंटमेंट्स पे। अब अगर हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आगे बढ़ते हैं तो हम यहाँ देखते हैं कि क्या मिलता है हमको देखने को, कि जैसे जो पहले के सुल्तान होते थे जैसे कि खलजी और तुगलक है, ठीक है, वो जो है अपॉइंट करते थे मिलिट्री कमांडर्स को एज अ गवर्नर्स ऑफ टेरिटरीज, अलग अलग साइज़ के। अब ये जो मतलब इनके जो मिलिट्री कमांडर्स हैं ना, इनको वो ज़मीन देते थे रूल करने के लिए, मतलब उस जगह पे कब्जा रखने के लिए। तो इन जो ज़मीन है, इन ज़मीनों को हम कहते हैं क्या, इक्ता कहते थे। याद रखना आपको नाम कि इक्ता आखिर क्या होता है, ठीक है, क्योंकि आपको पूछ सकते हैं कि उस ज़मीन को क्या बोलते हैं, या फिर इक्ता मतलब क्या होता है। तो क्या होता है, जो मिलिट्री कमांडर जो थे खलजीज के और तुगलक्स के टाइम पे, उनको जो ज़मीन मिला गया था, दिया गया था टू गवर्न, वो था। और इनको जो होल्ड करते थे, यानी कि जो उनके मिलिट्री कमांडर्स उसको होल्ड करते थे, वो होते थे इक्तादार या फिर मुक्ति। तो ये आपको नाम आपको याद रखना है बस, कि इक्ता यानी क्या है, और इक्ता के होल्डर्स यानी कि डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा कि इक्तादार, ठीक है। अब अगर हम आगे जाएंगे तो क्या होगा, जो मुक्ति यानी कि जो इक्तादार है, इनकी ड्यूटी क्या होती थी, इनकी ड्यूटी होती थी मतलब कि जो बड़े बड़े आर्मी कैंपेन जो है उनको चलाना, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर जो है मतलब उनके एरिया में, उनके छोटे मोटे जो एरिया है उसमें बना के रखना, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे तो क्या होता था कि जो मिलिट्री सर्विस जो ये मुक्तिज और जो इक्तादार देते थे, जो एक ही लोग हैं, ठीक है, उनको जो है मतलब उनको सैलरी मिलती थी इस चीज़ की, मतलब उनको इस चीज़ का पैसा मिलता था। उस चीज़ में वो लोग अपना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखेंगे, जैसा ऑर्डर्स ऑफ रूलर्स जो थे मेन रूलर्स, उनकी बातों को उधर पे कायम करवाने के लिए, मतलब रखने के लिए, इसका वो लोग पैसा लेते थे, ठीक है मतलब। और उनको वो लोग अपने सोल्जर्स को ऐसे मतलब रेवेन्यू कलेक्शंस में से पैसा ला के देते थे, मतलब जो भी उनके पास रेवेन्यू कलेक्शन आता था। खलजी से और तुगलक की यहाँ पे सिर्फ बात हो रही है, ठीक है। और एक बात यहाँ पे मिलती है कि कंट्रोल ओवर मुक्तिज वॉज मोस्ट इफेक्टिव इफ देयर ऑफिस वॉज नॉट इनहेरिटेबल, इफ दे वेर असाइंड इक्तास फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बिफोर बीइंग शिफ्टेड। मतलब ये लोग ऐसा करते थे कि जो इक्तास ये लोग बना के रखते थे ना, वो ये लोग परमानेंट नहीं रखते थे। जैसे मतलब मान लो एक जगह है, मान लो उस जगह पे जो भी इक्तादार होगा वो वहाँ का परमानेंट नहीं बनेगा, उसको लोग चेंज करते रहेंगे, उसकी पोस्टिंग जो है वो लोग चेंज करते रहेंगे, है ना, क्योंकि भाई कुछ भी कर सकता है वो, मतलब चाल चल सकता है कोई भी तरह की, मतलब। तो इसलिए वो लोग उसको शिफ्ट कर देते हैं, मतलब वो इनहेरिटेबल है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं होगा कि उसका जो बेटा होगा वो भी वहाँ का आके इक़्तादार बन जाएगा बाद में, ऐसा भी नहीं है। वो बने तो बने, नहीं बनेगा तो नहीं भी बनेगा इक़्तादार, ऐसा भी होता है। अब ये जो काफ़ी हार्श कंडीशन एक तरह से होते थे कि मतलब आपको हेरिटेबल नहीं है कोई भी जॉब, मतलब आपकी जॉब अगर आपके फादर कर रहे हैं तो आपको नहीं मिलेगी ये जॉब, फिर बाद में छोटे लोगों को भी बड़े बड़ी जॉब मिल जाना, ये सब जो है काफ़ी ज़्यादा हार्श कंडीशन थे उधर उस एरिया में, उस एरा में। तो हम बेसिकली यहाँ पे अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक की एरा की बात कर रहे हैं, ठीक है। और जो अकाउंटेंट्स जो होते थे, जो मतलब उनका पैसा वैसा का देख रख करना कि मतलब भाई कहाँ पैसा कितना खर्चा हो रहा है, कहाँ से कितना पैसा आ रहा है, ये जो है ये काम होता था बाय द मुफ्तीज़। ये भी जो है मुफ्तीज़ लोग ही काम करते थे इसके ऊपर, ठीक है। और केयर वॉज टेकन बाय दैट मुफ्ती कलेक्टेड ओनली ऑन द टैक्सेस प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट। तो यहाँ पे एक बात ये भी कि जो मुफ्ती को जितना बोला गया वो उतना ही टैक्स कलेक्ट करेगा। अगर उसको बोला है कि फार्मर का 50% प्रोडक्शन आपको सिर्फ लेना है, तो वो अपने मन से 55-60% नहीं ले सकता, वो 50% ही लेने वाला है, ठीक है, वरना उसको भी पनिशमेंट जो है मिलने वाली है। तो ये बेसिकली सी बात थी उसकी। अब अगर हम आगे जाएंगे तो ये है कि जैसे दिल्ली सुल्तान जो है, उन्होंने एक हिंटरलैंड को मतलब कॉन्सेप्ट उन्होंने बनाया था, मतलब हिंटरलैंड था उनका, ठीक है, उसको वो लोग कंट्रोल करते थे, उसको वो लोग फोर्स करते थे। और लैंडेड चिफ्टेंस, मतलब वहाँ पे लोग अपने बड़े बड़े जो उनके सेनापति महामंत्री जो होते थे वहाँ पे लोग को रखते थे, जिनको हम समंता एरिस्टोक्रेट भी कहते हैं, ठीक है। और बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स भी लोग वहाँ पे रखते थे, ताकि वहाँ पे जो है मतलब दबदबा बना रहे उनका, और लॉ एंड ऑर्डर वही बात है कि फॉलो रहे, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे जो है ना, स्टेट ने जो है एक असेसमेंट लाया था कि लैंड रेवेन्यू जो है मतलब उसका कंट्रोल कैसे होगा, ठीक है, लैंड रेवेन्यू अंडर इट्स ओन कंट्रोल, ठीक है। अब जो राइट्स होते थे उस टाइम के लिए लोकल चिफ्टेंस का, वो होता था कि मतलब वो टैक्सेस को लेगा, ठीक है। और मतलब कभी कभी उनको फोर्स करते थे कि टैक्स देना पड़ेगा आपको, मतलब नहीं भी है तो आपको कहीं ना कहीं से आपको टैक्स ला के देना पड़ेगा। तो ये था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम का मतलब, कि मान लो आप कुछ प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे हो एज अ फार्मर, फिर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। आप कहाँ से टैक्स ला रहे हो भाई, कहाँ से लाओगे, वो आपके ऊपर है अभी, ठीक है। तो सुल्तान जो है मतलब उनके जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, उन्होंने मेजर किया लैंड को, और केप्ट केयरफुल अकाउंट सम ऑफ द ओल्ड चिफ्टेंस एंड लैंडलॉर्ड सर्व द सल्तनत एज अ रेवेन्यू कलेक्टर्स एंड असेसर्स। तो बेसिकली सब देख के सुल्तान ने जो है 3 टाइप के टैक्सेस को जो उसने फॉर्मेशन दिया। तो 3 टाइप के कौन से टैक्सेस थे, वो थे पहला टैक्स जो था वो था क्या,
खर्च कल्टीवेशन पे, मतलब जो भी आप उगाओगे, जो भी आप खेती बाड़ी में उगाओगे बनाओगे, उसके ऊपर आपका टैक्स लगेगा, उसको लोग बोलते थे खरज। तो आपको ये वर्ड याद रखना है कि खरच एक्चुअली क्या होता है। खरच होता है जो कि बनता है अपना कल्टीवेशन के ऊपर, ठीक है। और दूसरा जो मतलब है इसमें का एक याद रखने वाली बात यह है कि वो कल्टीवेशन का वो लोग कितना टैक्स लेंगे, वो लेंगे 50% आपके उगा, मतलब जो भी आप उगाओगे, ठीक है। जैसे आज आप जीएसटी भरते हो, आप जो भी कमाओगे उसका कुछ परसेंट आपको गवर्नमेंट में देना पड़ता है, ठीक है। और वैसे ही उस टाइम पे क्या होता था कि आप जो भी प्रोड्यूस करोगे, अगर आप पीजेंट हो, कुछ भी आप प्रोड्यूस कर रहे हो, जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हो, खेती बाड़ी कर रहे हो, आप कोई धंधा कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप जो भी कमाओगे उसका 50% जो है आपको करना है। वैसे तो ये कल्टीवेशन के लिए सिर्फ था, जिसको लोग खर्च बोलते थे। आपको 50% देना है ऑफ द पीजेंट्स प्रोड्यूस, ये सिर्फ किसानों के लिए होता था, ठीक है। और अगर आप भेड़ बकरी चराते हो, आप गाय भैंस की चरवाहे हो, है ना, दूध वाले ये सब वाले हो, इस पे भी आपको टैक्स देना पड़ेगा अगर आप ये भी हो। या फिर अगर आपका कोई घर है, ठीक है, तो उसमें भी आपको टैक्स ला के देना पड़ेगा उनको। तो ये सब टैक्स जो है उनके पास थे, वो टैक्स वो लोग इम्प्लीमेंट करके रखते थे उस टाइम पे। और ये बात हमको याद रखना कि जैसे देखो, जो बहुत सारे जो एरियाज थे, ठीक है, सुल्तान्स के टाइम पे, उस टाइम के, वो दिल्ली के कंट्रोल, मतलब दिल्ली के मतलब बाहर थे कंट्रोल, मतलब डायरेक्टली दिल्ली के जो लोग हैं उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। मैंने बोला ना, जैसे कि वो लोग वहाँ पे अपना एक सब्स्टिट्यूट बना के रखेंगे जो मतलब उनकी जगह काम करेगा वहाँ पे, ठीक है। और ये जो है काफ़ी डिफिकल्ट है टू कंट्रोल डिस्टेंट प्रोविंसेस है, जैसे कि अभी वो हमने डिस्कस किया कि जैसे आप दिल्ली में बैठे हो, तो आप दिल्ली में बैठे बैठे आप बंगाल को सही से आप मतलब हैंडल नहीं कर सकते, क्योंकि आपको मैंने रीज़न ऊपर बताया, आप वीडियो पीछे जाके देख सकते हो, ठीक है। तो जो भी रीजन है वो कभी कभी जो है मतलब उस पर छोटा सा रिबेलियन करके वो रीजन को जो है फिर से इंडिपेंडेंट हो जाता था, फिर से जो है आज़ाद हो जाता था, ठीक है। जैसे देखो, बंगाल का कोई एक लोकल राजा होगा, अब मान लो उसके एरिया में भी थोड़े दिन के लिए भी खलजी का जो है, अलाउद्दीन खलजी का जो है सब्स्टिट्यूट रूलर जो है वहाँ पे रूल कर रहा है। अब मान लो थोड़े भी कंडीशन बिगड़ गए, कुछ भी हुआ ऊपर, उसको लगा कि भाई कमज़ोर हो रहा है अलाउद्दीन खलजी का रूलर, तो वो जो राजा है वहाँ का लोकल, वो उसके ऊपर हमला कर सकता है और जीत के वापस से बंगाल को जो है वो इंडिपेंडेंट कर सकता है, ठीक है। तो ये भी हमको याद रखना है। और यही जो है गेंगेटिक प्लेन्स में हमको देखने को मिलता है, ठीक है, जो कि फॉरेस्टेड एरियाज में थे, कि जो सुल्तनत फॉरेस्ट जो है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाते थे, ठीक है। मतलब जो अब आप उस टाइम पे जो गंगा वाला एरिया में जाओगे, ठीक है, तो अब देखो वो एक रिवर बैंक है, तो उसके आसपास क्या बोलते हैं, फॉरेस्टेशन और जंगल झाड़ी और खेती बाड़ी तो काफ़ी अच्छा होगा वहाँ पे। तो वहाँ पे काफ़ी घने घने फॉरेस्ट होते थे, मतलब जंगल होते थे। तो इस चक्कर में क्या, जो भी सुल्तान होते थे उनकी जो मिलिट्री है वो उसको जो है ओवरकम नहीं कर पाती थी, वो उसको पार नहीं कर पाती थी सही से, बहुत मुश्किल होता था उसको पार करना, फिर वहाँ पे लड़ाई जीतना भी, ठीक है। तो इसके बारे में जो है हमको एक छोटे से एक राइटिंग में मिलता है, इंस्क्रिप्शन में मिलता है, जिसको लिखा था इब्न बतूता ने। आपको याद रखना है कि इब्न बतूता ने जो है इसको, इस राइटिंग को लिखा है, जो कि 14th सेंचुरी का ट्रेवलर था, जो कि मोरक्को से आया था। तो आपको याद रखना है कि इब्न बतूता कौन था, ठीक है। ये कोई रूलर नहीं था, बहुत लोग सोचते हैं कि एक रूलर था, ये रूलर नहीं है, ये बस एक ट्रैवलर था जो कि आया था मोरक्को से, जो कि अफ्रीका में पड़ता है, ठीक है। अब इसने क्या बोला है, गैंगनेटिक प्लेन्स के एरिया के बारे में बोला है। इसे देखो, इसने बोला है कि ये लोग जो है काफ़ी ज़्यादा सेफ होते हैं, क्योंकि ये लोग अपने आप को फोर्टिफाई करते थे अंडर द माउंटेन्स, क्योंकि वहाँ पे पहाड़ी वहाड़ी भी थोड़ी बहुत हैं। तो वो लोग अपने आप को पहाड़ियों के इलाके में काफ़ी ज़्यादा वो लोग अपने एडवांटेजेस होते हैं तो उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। बम्बू के ग्रूव्स में लोग रहते हैं, मतलब जो बड़े बड़े जो बांस के पेड़ होते थे वहाँ पे वो लोग उसमें पीछे उसके एरिया में छुप के रहते थे। अब बात ये थी, वो बोलता था कि यहाँ के जो बम्बू है ना इंडिया के, वो नॉर्मल नहीं होते थे, ठीक है, क्योंकि देखो बाकी अगर आप देश में जाओगे तो कुछ ऐसे वेराइटीज़ मिलेगी आपको, पेड़ों में जानवरों में आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो वैसे ही अपने इंडिया का जो वैरायटी मिलती है, तो उसने बोला कि इंडिया की जो वैरायटी का जो बम्बू है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता था और काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता था, वो हॉलो नहीं था, वो काफ़ी बड़ा होता था और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। क्योंकि देखो ऐसा बोला है कि इवन फायर कैन नॉट अफेक्ट देम, मतलब अगर आप आग लगा के पेड़ हटा दो तो वो भी नहीं पॉसिबल है बम्बूज के सामने, जो कि इंडिया के बम्बू होते थे और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल पे होते थे। तो अगर इनको तो जो भी मतलब वहाँ के नॉर्मल रूलर्स थे वो इस बड़े बड़े बम्बू के पीछे अपना साम्राज्य बसा के आराम से रह सकते थे, उनको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उनको एक नेचुरल डिफेंस ऐसे ही मिल गया है। तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस तोड़ने के लिए कम से कम वो जो भी अटैकर्स होते थे उनके पास स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए जो उनको अटैक को जो है तोड़ सके। अब अगर हम आगे जाते हैं तो हमको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने को मिलता है, ठीक है। तो देखो, आपने सबने जब भी हिस्ट्री देखा होगा, आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, मतलब सुना ही होगा आप सबने कि मंगोल्स में जो गंगनीज खान था, ठीक है, गंगीज खान जो था,
वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रूलर था उस टाइम पे चाइना के एरिया में। पूरा उसने चाइना पूरा एशिया उसने अपने हाथ में रखा था। बस उसने इंडिया को कभी अपने हाथ में नहीं लाया। अब लोग सोचते हैं कि नहीं ला पाया या फिर वो लाया नहीं जानबूझकर। तो इसका हमको देखने को मिलता है इसमें एक्सप्लेनेशन कि जो देखो मंगोल्स का जो अटैक था, यानी कि जो गंगीज खान के जो आर्मी थी उनका अटैक तो बड़ा था इंडिया पे। दिल्ली सल्तनत पे उनका अटैक इंक्रीज हुआ था। कौन से टाइम पे? ड्यूरिंग द एरा ऑफ अलाउद्दीन खिलजी और अर्ली ईयर्स ऑफ मोहम्मद तुगलक। तो देखो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे और उसके बाद जो मोहम्मद तुगलक जो था, इन दोनों के एरा में मतलब मंगोल्स ने जो है अटैक किया था काफ़ी भारी मात्रा में। लेकिन देखो मंगोल जो है इन दोनों से जीत तो पाए नहीं थे। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं कि क्या रीज़न था। ठीक है, कि वो जीत नहीं पाए। तो देखो जब उनका अटैक होता था तो सिंपल सी बात है कि जो भी वहाँ के रूलर्स हैं उनको एक अच्छी खासी बड़ी आर्मी बना के देनी पड़ेगी, उनको खड़ी करनी पड़ेगी अपनी आर्मी के लिए, काफ़ी ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। तो आगे जाके हम देखते हैं कि मंगोल्स का खिलाफ कौन से रूलर ने जो है क्या क्या कदम उठाए। तो अगर हम बात करेंगे इस पैराग्राफ की तो उसमें देखो हमको मिलता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने कौन से कदम उठाए। सबसे पहले तो हमको बता देता है कि जो देखो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे जो है मंगोल ने अटैक किया 2 बार, ट्वाइस अटैक किया। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि अटैक ट्वाइस अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। ड्यूरिंग कब? एक तो 1300 के टाइम पे और या फिर 1302 के टाइम पे। ठीक है, अब एज अ डिफेंसिव मेजर उसने क्या किया अलाउद्दीन खिलजी ने कि उसने एक बहुत बड़ी आर्मी उसने खड़ी कर दी अपनी बना के। ठीक है, आर्मी तो वो खड़ी करेगा ही क्योंकि उसके ऊपर खतरा है। ठीक है, उसके साम्राज्य के ऊपर। तो उसने आर्मी खड़ी कर दी। अब उसने क्या किया, उसने नया गैरिसन टाउन बना दिया। ठीक है, उसने जो है दिल्ली में नया गैरिसन टाउन ही बना दिया, मतलब नया उसने एक सिटी क्रिएट कर दिया। उसका नाम उसने क्या रखा? सिरी। आपको याद रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा गैरिसन टाउन बनाया था, किस लिए बनाया था और उसका क्या नाम रखा था। उसने बनाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था एक गैरिसन टाउन जो कि उसने बनाया था फॉर द डिफेंसिंग फ्रॉम द मंगोल आर्मी। ठीक है, और उसका नाम उसने रखा था सीरी। ठीक है, और अगर हम अगला पॉइंट देखेंगे तो देखो इसको वह कैसे बनाता था। अब इतना बड़ा वो गैरिसन ग्राउंड बनाएगा तो इतने सारे सोल्जर्स भी लाएगा, उनको खाना पिलाना भी खिलाना पड़ेगा, वरना भूखे हुए थोड़ा ना लड़ेंगे वो लोग। तो इसका पैसा वो कहाँ लाता था? इसका पैसा वो लाता था फ्रॉम द लैंड्स बिटवीन गंगा एंड यमुना। ठीक है, गंगा यमुना के बीच में जो भी एरिया पड़ते थे उस एरियाज के जो भी टैक्स कलेक्ट करता था, टैक्स कलेक्ट उसको मिलते थे, उसका वो यूज़ करता था फॉर देयर सोल्जर्स, मतलब लाइवलीहुड। ठीक है, अब टैक्स का जो रेट था वो आपको याद है 50% फिक्स है। जो भी पीसेंट निकालेगा, जो भी फार्मर एक कल्टीवेट करके निकालेगा, ग्रो करेगा, उसका 50% उसके आर्मी को जाएगा, वो कलेक्ट कर लेगा। अब सोल्जर जो है उनको पेड तो उनको भी पैसा देना पड़ेगा। तो अलाउद्दीन ने क्या किया, उसने काम किया कि उसने जो है मतलब उसने सोल्जर्स को जो है कैश देना चालू कर दिया। कैश मतलब नोट देना उसने चालू कर दिया। ठीक है, इन द प्लेस ऑफ इकताज, मतलब ज़मीन देने की जगह, ज़मीन संभालने की देने की जगह उसने कैश देना चालू कर दिया। तो लोगों ने क्या बोला कि कैश तो सही है। ठीक है, उसने कैश देना भी चालू कर दिया। अब आगे हम देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि जो एक और डर था कि सोल्जर्स के अंदर फियर था। अब देखो सोल्जर्स को लड़ने के लिए आर्मर, इक्विपमेंट, वेपन्स ये सब चाहिए है ना, कपड़े लत्ते चाहिए। तो उनको ये डर था कि देखो कहीं ना कहीं ये जो मर्चेंट्स हैं वो दिमाग लाएंगे, वो तो बिजनेसमैन है, वो तो दिमाग लाएंगे भाई देखो अभी सोल्जर्स को ज़रूरत पड़ी है तो उनको कुछ भी करके खरीदना ही पड़ेगा। तो वो लोग जो है दाम को इंक्रीज़ कर देंगे, उनके जो भी गॉड्स और प्रोडक्ट्स जो है उनका दाम वो लोग इंक्रीज़ कर देंगे। तो इसके ऊपर भी अलादीन खिलजी ने क्या किया था कि उसने कंट्रोल बनाया। उसने बोला कि भाई देखो जो भी मर्चेंट है जो दाम था उसी दाम पे बेचना है, आप 1% भी दाम इंक्रीज करोगे तो आपको पनिश मिलेगा, और वो पनिशमेंट काफ़ी सीवियर होती थी। ठीक है, ये आपको पता ही यहाँ पे इसमें लिख के दिया। ठीक है, अब अगर हम अगला पॉइंट देखेंगे तो उसमें क्या होगा कि अलाउद्दीन खिलजी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर था काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल था। मतलब अलाउद्दीन खिलजी का जो भी उसने स्टेप्स उठाए थे फॉर डिफेंडिंग फ्रॉम द मंगोल आर्मी, तो एक सक्सेसफुल उसका कैंपेन रहा। ठीक है, और बेसिकली उसने जो उसने जो है मंगोल इन्वेजन्स को है जो उसने विस्टूट कर लिया, मतलब उसको उसने मतलब झेल लिया, बच गया उससे। अब उसकी बारी ख़त्म थी। अब उसके बाद आता है मोहम्मद तुगलक के एरा में। तो मोहम्मद तुगलक के जो एरा है उसके टाइम पे भी काफ़ी अर्ली सेंचुरीज में जो है मंगोल्स का इन्वेजन जो था वो इंक्रीज़ हुआ था। ठीक है, क्योंकि देखो जो आर्मी है मंगोल का जो एरा था काफ़ी लंबा एरा चला, काफ़ी बड़ा एरा भी चला था इनका। तो ये इस एरा में पहुंचे थे मोहम्मद तुगलक तक, ये लोग सर्वाइव किए थे। और इन्होंने जो है मतलब इन्वेड किया था मतलब मोहम्मद तुगलक के टाइम पे। ठीक है, अब मोहम्मद तुगलक जो है वो कॉन्फिडेंट था अपनी आर्मी के लिए। ठीक है, वो अपनी आर्मी को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था। देखो आप यहाँ पे देखो कि अलाउद्दीन खिलजी जो है ना वो डिफेंसिव स्टेट का था, मतलब उसने डिफेंस सोचा था कि मैं डिफेंस करूँगा मंगोल आर्मी से। ठीक है, लेकिन मोहम्मद तुगलक ने सोचा था कि मैं अटैक भी कर दूंगा इसकी आर्मी पे। ठीक है, तो उसने वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट था अपनी आर्मी को लेके और अपने रिसोर्सेज को लेके। तो उसने सोचा था कि ट्रेंसोक्सिनियाना जो है एक एरिया जो है उस एरिया में
चीन एरिया में, उस पर वो अटैक भी करेगा जहाँ पे मंगोल आर्मी जो है। तो मतलब कैसे वो मंगोल का एरिया भी ले लेगा, उसने यहाँ तक की सोच ली थी, ठीक है। तो उसने काफ़ी बड़ी उसने आर्मी बनाई, ठीक है। लेकिन उसने क्या स्टेप उठाया, इसे देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने जो है उसने एक नया गैरिसन टाउन बना दिया था। लेकिन इसने जो है इसने कोई गया गैरिसन टाउन नहीं बनाया। इसने क्या किया कि थोड़ा पैसा बचाने के लिए इसने क्या किया कि जो अपने पुराने जो कुछ सिटीज़ थे अपने दिल्ली के, उसको इसने उसको जो है इसने खाली करवा दिया। वहाँ के लोग हैं उनको उसने हटवा दिया, और वहाँ पे अपने सोल्जर्स को उसने गैदर कर दिया, और लोगों को जो है उसने साउथ में भेज दिया, मतलब दौलताबाद के साइड में, मतलब दिल्ली के, ठीक है। अब आगे क्या हुआ कि सुल्तान ने जो है उसने क्या किया, उसने उसने लेविड किया, मतलब उसने एडिशनल टैक्स लेना चालू कर दिया लोगों से, ठीक है। क्योंकि इसको भी तो अपने आर्मी को फीड करना है ना, तो इसने भी जो है टैक्स जो है इसने एक्स्ट्रा लेना चालू कर दिया। अब देखो यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा कि देखो अलाउद्दीन खलजी जो है उसने उतना ही टैक्स लिया जितना उसने फिक्स किया था कि 50% टैक्स, और वॉर के टाइम पे उसने 50% ही रखा। लेकिन इसने क्या कर दिया, इसने वॉर के टाइम पे इसने टैक्स जो है इंक्रीज कर दिया। अब इससे क्या होगा भाई, देखो फेमाइन आ गया, ठीक है, मतलब अकाल पड़ने लगा। अब देखो भाई, आप 100 किलो कमाओगे, आपको टैक्स देना है 50 किलो, तो फिर भी चल जाएगा। लेकिन अब भाई, अब वो आके आपसे ले रहा है 70 किलो 80 किलो, तो आप क्या खाओगे, आपके खानदान वाले, आपके परिवार क्या खाएगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फेमिन पड़ गया, ऑब्वियसली होना ही था, ठीक है। और मोहम्मद तुगलक ने जो है मतलब क्या किया था कि उसने भी अपने सोल्जर्स को जो है कैश में सैलरी देना चालू कर दिया। ये एक तरह से इसने सेम फॉलो किया था अलाउद्दीन खलजी का, ठीक है। उसने जो है टोकन करेंसी बनाई, ठीक है। उसने मतलब जो एक तरह से टोकन अमाउंट, मतलब चेक टाइप, उसको आप बोल सकते हो कि चेक टाइप उसने बनाया था, ठीक है, जो कि पेपर करेंसी थी। पर ये जो है काफ़ी ज़्यादा चीप, यानी काफ़ी ज़्यादा सस्ते मेटल्स का बनता था, जो कि गोल्ड या सिल्वर का नहीं था, ठीक है। और 14th सेंचुरी में जो पीपल जो जो लोग आए थे, वो लोग मतलब इस चीज़ों को, इन कॉइन्स को जो लोग भरोसा नहीं करते थे, बोलते थे भाई ये तो काफ़ी ज़्यादा मतलब दम नहीं है इस कॉइन में, ऐसा सब लोग सोचते थे, और नहीं वो लोग उस कॉइन को यूज़ नहीं करते थे। और वो काफ़ी ज़्यादा चालाक थे, उन्होंने क्या किया कि वो जितने भी अपने टैक्स होते थे ना, वो अपने टैक्स को जो है इसी टोकन करेंसी से भरते थे, ठीक है। इन द प्लेस ऑफ देयर नॉर्मल उनके जो भी उत्पाद आता था, जो भी उनका ज़मीन वमीन होता था, उसके जगह, ठीक है, जो असली कॉइन्स होते थे उसकी जगह वो लोग इन टोकन करेंसी से करते थे। अगर क्योंकि देखो इनकेस फ्यूचर अगर टोकन करेंसी उन्होंने बंद करवा दिया, तो उनके पास तो टोकन करेंसी जो जमा हो गई है उसका वो लोग क्या करेंगे, एक तरह से नोटबंदी अगर हो गई तो, ठीक है। तो बस वही है। तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा दिमाग लगाया, और उसका एक रीज़न था कि देखो ये जो चीप करेंसी जो उसने निकाला था मोहम्मद तुगलक ने, उसको आराम से आप काउंटरफिट, मतलब उसका आराम से आप डुप्लीकेट बना सकते हो, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात थी ये। अब मोहम्मद तुगलक जो है उसका एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर जो है वो फेलियर था। तो आपको याद रखना कि मोहम्मद तुगलक का जो भी उसने स्टेप्स उठाए थे वो फेलियर ही रहा, एक तरह से आपको सुनने में लग रहा हो कि फेलियर था, ठीक है। उसके बाद उसने दौलताबाद के लोगों को वापस से रिशिफ्ट करवा दिया, और रेजिंग ऑफ टैक्सेस एंड फेमाइन इन गंगा बेल्ट जो है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा रिबेलियन भी बन गया, काफ़ी ज़्यादा वॉर और हो गए, जो इंटरनल वॉर होने लगे, ठीक है। और टोकन करेंसी जो है उसको मतलब हटाने लगा। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के जो सॉरी जो मंगोल्स का जो इन्वेजन है उसको भी इसने विस्टैंड कर लिया। पर अब इसको लगा था कि अभी ज़्यादा टिक तो पाएगा नहीं, तो इसका जो आइडिया था, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि ट्रेंगजो जोनिया जियाना को जो ये अटैक करेगा, उस पर भी अटैक नहीं भी करने वाला है, मतलब उस पर भी अटैक नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है या भाई ये मुश्किल से डिफेंस कर पाया है, तो भाई अटैक तो ये दूर दूर तक नहीं कर सकता, ठीक है। अब अगर हम आगे जाएंगे इसमें देखने को, तो हमको क्या मिलेगा कि मोहम्मद तुगलक का जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो था वो तो फेलियर था एक तरह से। पर ये एक नया बात में देखने को मिलता है कि फर्स्ट टाइम एक हिस्ट्री में कोई भी सल्तनत, यानी कोई भी जो एक सुल्तान जो था दिल्ली का, या फिर उस टाइम पर सुल्तान का रूल्स होता था, कोई भी रूलर ने जो है मतलब उसने उसने ट्राई किया था, उसने सोच भी लिया था कि भाई मैं मंगोल्स को हराऊंगा, मंगोल के टेरिटरी पे अटैक करूंगा। क्योंकि देखो उस टाइम पे मंगोल का इतना पावर था कि आप इमेजिन करो कि आप किसी से, आप अकेले हो और आपके सामने 100 लोग हैं, 150 1000 लोग हैं, ठीक है। तो आपके ऊपर ये दिमाग में भी आ रहा है कि भाई आप इतने लोगों को जाके सामने से हराओगे, और उनका आप एरिया पे भी कब्जा करोगे। तो पहली बार किसी जो रूलर ने सोचा था वो था भाई देखो मोहम्मद तुगलक सोचा था, ठीक है। अब देखो क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का जो डिफेंसिव मेजर था वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक का जो था उसका मेजर तो जो था एक तरह से ऑफेंसिव था, मतलब वो अटैकिंग मोड का इंसान था। पर वो फेलियर ही था एक तरह से, कि उसने अटैक तो उसने किया ही नहीं, क्योंकि वो डिफेंस भी लास्ट में जैसे तैसे कर पाया था। अब अगर हम आगे जाके देखेंगे तो हमको मिलेगा तो सल्तनत इन 15th एंड द 16th सेंचुरी। तो इसमें हमने को क्या देखने को मिलता है कि हमको ये लोग बोलते हैं कि देखो जब तक ये सब हम लोग जो पढ़ रहे थे ऊपर, जब तक ये सब हो रहा है तब तक जो है मतलब और भी नए नए डायनेस्टीज आने लग गए थे, जैसे कि तुगलक्स हो गए, सईद हो गए, लोडी डायनेस्टीज आ गई, है ना, दिल्ली आगरा में सब के सब 1520 से तक ये लोग जो है फैलने लगे, ठीक है। और इस टाइम तक जो है जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान, इनके जो एरिया में और कुछ साउथर्न एरिया में जो है
इनके अपने इंडिपेंडेंट रूलर्स भी थे, मतलब ये ऐसा नहीं थे कि मतलब ये किसी के सब्स्टिट्यूट रूलर्स हैं किसी बड़े रूलर के, तो ऐसा भी था वहाँ पे। और नए नए रूलर्स भी मतलब जैसे यहाँ पे आ रहे थे धीरे धीरे इंडिया में, ठीक है, जो इमर्ज हो रहे थे। एक जो थे अफगान रूलर्स भी आ रहे थे, और एक जो है राजपूत रूलर्स भी जो है उभर उभर के धीरे धीरे अपने एरिया में आ रहे थे, यानी कि जो कि गुजरात और राजस्थान के थे, ठीक है। कुछ बहुत ज़्यादा जो वेल नोन रूलर्स है वो जो अपने इंडिया में आए थे, जिनका नाम था, एक था शेरशाह सूरी, ठीक है। इसने जो अपना करियर जो है स्टार्ट किया फ्रॉम एज अ मैनेजर। ये जो है ये कोई रूलर नहीं था, ठीक है, ये कोई स्टार्टिंग से कोई खानदानी किंग नहीं था। ये पहले एक मैनेजर था, बस सिंपल सा। किसका मैनेजर था? एक छोटे से टेरिटरी का, जो कि उसके अंकल का था, ठीक है, जो कि बिहार में था, ठीक है। अब इसने जो है बाद में इसने ये धीरे धीरे पावरफुल बना, रूलर बना, और इसने मुगल एम्परर हुमायूं को भी इसने हराया था उस टाइम पे, क्योंकि देखो हुमायूं जो था काफ़ी ज़्यादा वीक रूलर था एक तरह से, तो इसने हुमायूं को हरा भी दिया था इस रूलर को, ठीक है। और शेर शाह जो है उसने जो है दिल्ली को कैप्चर कर लिया था, और अपना उसने खुद का एक अपना डायनेस्टी जो है बना लिया था। मतलब देखो ये भी जो है दिल्ली तक इसने राज करने आ गया था, बिहार से जो है एज अ मैनेजर से इसने जर्नी स्टार्ट किया था, और दिल्ली का सुल्तान भी बन गया था एक टाइम पे आगे ये, ठीक है। अब देखो शेरशाह सूरी का जो सुल्तनत है, जो उसका जो रूल था, वो सिर्फ 15 सालों के लिए चला था, ठीक है। इसने जो है, और उस टाइम के बीच में जो है इसने एक नया जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसने लाया था लोगों के सामने, ठीक है। जो कि अलाउद्दीन खलजी से जो मतलब उसने थोड़ा बहुत लिया था, क्योंकि देखो अलाउद्दीन खलजी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो कि मंगोल के अगेंस्ट था, वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा, तो इसने ऑब्वियसली इसने उसको उठाया, वो कुछ इसने लिया कुछ हिस्सा, और उसको काफ़ी ज़्यादा उसने और इम्प्रूव कर दिया उस चीज़ को, ठीक है। जिसको जो है बड़े बड़े रूलर्स ने भी फॉलो किया था, जैसे कि अकबर ने जो है इसके एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि शेर शाह सूरी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको फॉलो किया था, ठीक है। तो बस इतना ही था। अब आगे हम जाके देखें तो हमको छोटा सा एक ग्लिम्स देखने को मिलेगा कि भाई देखो उस टाइम पे एल्स वेयर कुछ अलग दुनिया के अलग हिस्से में क्या देखने को मिलेगा, तो वो हमको था द थ्री ऑर्डर्स, पीस ऑफ गॉड, नाइट्स एंड द क्रूसेड्स। तो देखो थ्री ऑर्डर जो है वो बेसिकली क्या था, थ्री ऑर्डर्स अगर आपको पूछेंगे क्या होता है, तो इसको जो है फ्रांस में सबसे पहले फाइंड किया, मतलब इसको बनाया गया था, फॉर्म किया गया था। ये एक ऐसी सोसाइटी जिसको लोग जो है फ्रांस के लोग ने तीन हिस्सों में बांटा था, तीन तरह के लोगों में उन्होंने बांटा था। कौन थे? पहले वो थे जो प्रे करते थे, जो पूजा प्रार्थना करते थे, है ना, जो कि पादरी फादर ये सब हो गए। और दूसरे थे जो फाइट करते थे, जो लड़ते थे। और तीसरे वो थे जो है मतलब बड़े बड़े जो टील्ड द लैंड, जो कि लैंड ओनर थे, मतलब लैंड सपोर्ट करते थे, ठीक है। अभी जो उनके मान्यता से जो जो तीन ऑर्डर्स है, जो तीन अलग अलग रूरल एरिया है, उनको जो है मतलब किसने बनाया था, उसको फॉर्म किया था बाय द गॉड, मतलब उनके जो गॉड जीसस क्राइस्ट थे उन्होंने फॉर्म किया था, ऐसे बोल के किया था उनको, ठीक है। अब देखो चर्च जो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट रूल था उसका, तो ऑब्वियसली लोग उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। और अगर आगे हम जाके देखेंगे तो हमको एक नया वॉरियर ग्रुप भी मिला हमको देखने को, जिनको हम नाइट्स बोलते हैं, ठीक है, जो कि नाइट्स कहलाने लगे। आपने सुना होगा पिक्चरों में, मूवीज़ में आपने देखा होगा कि नाइट्स कौन होते थे, ठीक है, तो नाइट्स हमको देखने को मिले। अब जो चर्च जो है उसने जो है क्या किया कि मतलब यूज़ किया था अपने नाइट्स को, मतलब लड़ने के लिए, पीस ऑफ गॉड्स का। यहाँ आपको देखने को ये मिलता है, जैसे देखो इसने जो है कुछ लोगों को इसने मतलब ट्रेन किया, और उनको इन्होंने जो है नाइट्स बनाया, और उनको जो है इन्होंने क्रूसेड पे भेजा। क्रूसेड क्या था? इनका एक मिशन था जिसमें ये लोग जो है जेरूसलम को वापस कैप्चर करेंगे। कैसे? क्योंकि इनका जो जेरूसलम था उस टाइम पे मुस्लिम जो लोगों ने था, मुस्लिम रूलर्स ने जो था उसको उन्होंने कब्जा बना के रखा था। अब जेरूसलम जो है उनके भगवान का बर्थ प्लेस है, तो उनको वहाँ से उनको वापस लेना जेरूसलम को अपने कब्जे में, तो उसके लिए उन्होंने जो है कुछ नाइट्स इन्होंने तैयार किए, जो कि खानदानी लड़ाकू या सैनिक नहीं थे, ठीक है, वो कुछ भी हो सकते थे, वो पीजेंट्स होते थे, वो ब्लैक स्मिथ हो सकते थे, कुछ भी हो सकते थे। उनको जो है इन्होंने मतलब ट्रेन किया था, मतलब, और उनको जो इन्होंने नाइट्स बनाया था। तो बस यही था कि आगे जाके हमको देखने को मिलेगा जो नाइट्स जो है इनका काफ़ी ज़्यादा हमको इन्फ्लुएंस मिलता है, किसमें? जर्मनी एरिया में, और कुछ यूरोपियन एरिया में, ठीक है। और आगे जाके 12वीं सेंचुरी की सब बातें हैं जो हमको जब इस पढ़ने को हमको मिला थ्री ऑर्डर्स वाला। तो फ्रेंड्स अगर बोला जाए तो अब इस चैप्टर में जो है इतना ही था, ख़त्म हो गया। काफ़ी ज़्यादा बड़ा चैप्टर था ये भी, और उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा हो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप चाहो तो आप वीडियो को वापस से प्लेबैक करके देख सकते हो, आपको समझ में ज़रूर आएगा, ठीक है। और अगर मैं ज़्यादा फास्ट रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दो, तो शायद मैं अगले वीडियो से थोड़ा सा स्लो बोलूँ, ठीक है, क्योंकि चैप्टर काफ़ी बड़ा था तो मुझे थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोलना पड़ रहा है, ठीक है, विदाउट एनी पॉज। और अगर आपको कोई और स्पेशल टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ। तब तक कि अगर आपको वीडियो पसंद लगी तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे स्ट्रॉन्ग।